देखिए वर्ड है कोहेरेंस, नाम सुना है? इंटर में था, बोले इंटर में सब था, कभी 6 में था, कभी 7th में था। ये हम किस रास्ते से निकल गए कि मतलब सब एरोप्लेन से जा रहे थे क्या? रास्ते में खुद कोई दिखे नहीं। जैसे होता नहीं, वो फलाने मिले थे, बोले हमको दिखे थे, वो मार्केट में थे। बोले अच्छा, हम भी तो मार्केट में थे। बोले अच्छा। सुनिए ध्यान से, पहली बात तो इंटरफेरेंस में पहली कंडीशन ये बताई गई थी कि दो लाइट सोर्स से लाइट निकलती थी, वो कैसे होनी चाहिए? वो एक तो सेम फ्रीक्वेंसी के होने चाहिए, सेम फेज में होनी चाहिए, या फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, और सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, तब तो इंटरफेरेंस होगा। तो पहले तो कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस लिख लेते हैं, इसमें इसी में लिखवा देते हैं कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस। इसकी सब हेडिंग है कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस। जब एग्जाम में आएगा ये वाला कोहेरेंस, तो ये वाली चीज़ आप नहीं लिखेंगे, लेकिन चूंकि नहीं, ये हेडिंग नहीं लिखेंगे आप, मैं इसमें लिखवाई दे रहा हूँ, लेकिन ये हेडिंग नहीं लिखेंगे। कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस में लिखिए नंबर 1। पहली कंडीशन क्या होती है कि दो लाइट वेव सेम फ्रीक्वेंसी की हो, सेम वेवलेंथ की हो, सेम एम्पलीट्यूड की हो, या लगभग सेम एम्पलीट्यूड की हो। तो लिखिएगा द टू इंटरफेयरिंग वेव्स, मतलब जिनका इंटरफेरेंस होना है, टू इंटरफेयरिंग वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट। बोले कोहेरेंट बताया नहीं, वो बताने जा रहे हैं। अब इसका मतलब लिख लीजिएगा, दैट इज वेव्स मस्ट बी इन द सेम फेज। ये कोहेरेंट का मतलब होता है, वेव्स मस्ट बी इन द सेम फेज आर मस्ट हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अगर फेज डिफरेंस है भी तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, मस्ट हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस। लॉजिक समझिएगा, आप भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं वेव के फार्म में, ऐसे झूम झूम के चल रहे हैं, और जा करके कहीं पर खोपड़ी पटक देनी है दीवार पे, और जहाँ दोनों एक साथ पटकेंगे दीवार पे जा करके, और वहाँ पर इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, दोनों एक साथ चले तो हम कहेंगे सेम फेज में है। या अगर हम एक कदम आगे हैं, आप एक कदम पीछे हैं, तो हमेशा एक कदम हम आगे रहें, आप एक कदम पीछे रहें। मतलब फेज डिफरेंस हो तो कांस्टेंट होना चाहिए, ये नहीं कभी आगे कभी पीछे, ऐसे नहीं चलेगा। या तो एक साथ हो या एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, तो उसको हम कहते हैं कोहेरेंट। अब आप कहेंगे इतने से काम चल जाएगा, हेडिंग हो गई, कोहेरेंट हो गया। जी नहीं, अभी थोड़ी कहानी लिखनी पड़ेगी ना भाई, ये ग्रेजुएशन है। यहाँ पर अगर व्हाट इज योर नेम पूछा जाएगा तो आप नाम नहीं लिखेंगे, कुछ ही काम खत्म। नहीं, आई और द गर्ल, और आई बिलोंग टू दैट मोहल्ला, और आई एम देयर, आई एम ये तीर तूफान लिख करके 1-1.5 पेज भरो, फिर लिख दो माई नेम इज दिस। मतलब आपको थोड़ी कहानी उसमें समझाने के लिए लिखनी पड़ेगी। नंबर 2 लिखिए, द टू वेव मस्ट हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और वेवलेंथ भी सेम होनी चाहिए। अब ये तो हो नहीं सकता भाई, तो इसके लिए उन्होंने कहा भाई मोनोक्रोमेटिक सोर्स होना चाहिए। दैट इज सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ के लिए जरूरी क्या है कि सोर्स कैसा होना चाहिए? मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर का होना चाहिए। अच्छा, दैट इज लिखवाया, ये दैट इज की स्पेलिंग ये क्यों लिखी जाती है? नहीं, इससे फिजिक्स से कोई मतलब नहीं है भाई। दैट इज की स्पेलिंग में तो दैट इज TI होना चाहिए, इसमें तो दैट इज आता नहीं कहीं पर, और दैट में टी तो होता ही नहीं है यहाँ पे कहीं। बोले आए वो अंग्रेजी में लिखा जाता है फिजिक्स का मतलब। इसका लैटिन भाषा में नेम होता है इड एस्ट। क्या होता है? इड एस्ट, ID इड EST एस्ट। बताया जरूर होगा हमने, मेरी आदत है बताने की, इसलिए वो बताया ही होगा। खैर, नेक्स्ट लिखिए, द टू वेव्स मस्ट हैव द सेम or approximate same amplitude. The same or approximate same amplitude. देखो, इसके पहले आपको हम बता रहे थे, जब हमने सेम एम्पलीट्यूड लिया था तो फ्रिंज कंट्रास्ट 100% था। सेम और अप्रॉक्सीमेट
सेम एम्पलीट्यूड, यानी इनका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है। अगर आपसे पूछा जाए इंटरफेरेंस की कंडीशन इसमें, तब लिखिएगा, अदरवाइज ये तीनों पॉइंट आप यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इनको अलग से बताने की बजाय हमने यहाँ लिख दिया है। आप हेडिंग डालिए, इसमें सब हेडिंग कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्सेज। इस कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस वाली जो लिखा है, इसमें कोहेरेंट सोर्स की डेफिनेशन छुपी हुई है। हमने कहा दो सोर्सेस जिनमें सेम एम्पलीट्यूड हो। समझने की कोशिश करिएगा कोहेरेंट का मतलब क्या होता है। जैसे क्योंकि मेरी आर्ट गड़बड़ है इसलिए डायग्राम गंदा बन सकता है। देखो, ये एक वेव है, ये साइनोसॉइडल वेव है। साइन का ग्राफ ऐसे बनता है ना। दूसरी ये वेव है, दोनों को ध्यान से देखिएगा। जहां पर ये मैक्सिमम वहीं पर ये मैक्सिमम। अब बिल्कुल आप डिटो नापोगे तो हो सकता है 1-8 मिलीमीटर का गैप हो, क्योंकि वहां से बनी है। जहां पर ये जीरो वहां पर ये जीरो, जहां पर ये मिनिमम वहां पर ये मिनिमम। ठीक है, तो इस प्रकार के वेव्स को जिन सोर्सेज ने वेव निकाली कि इनका फेज डिफरेंस कैसा है, जीरो है, नो फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस नहीं है। हाँ, अगर 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 ये 1 सेंटीमीटर पहले होता तो जितने भी पॉइंट है वो 1 सेंटीमीटर पहले हो जाते। मतलब जितने भी, जहाँ टॉप पे है इसका टॉप 1 सेंटीमीटर बाद में आएगा, इसका लो 1 सेंटीमीटर बाद में आएगा, तो यानी कि डिफरेंस कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो या तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। तो ऐसे सोर्सेस जिसमें सेम फेज में होते हैं, जहाँ पर मैंने आवाज़ को उठाई आपने आवाज़ को उठाई, जहाँ मैं नीचे लो आवाज़ किया वहाँ आपने आवाज़ किया, तो इसको सेम फेज कहते हैं। तो ऐसे सोर्सेस जो इस प्रकार की वेव्स को निकालते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस। तो लिखिएगा टू सोर्सेज which vibrates with a fixed phase difference with a, अब आप ये नहीं करना साउंड सोर्स है क्या, वाइब्रेशन तो यहाँ भी कहा जाएगा, ऑसिलेशन वाइब्रेशन तो कहा ही जाएगा ना वेव में। which vibrates with a fixed phase difference between them। अब हमने कहा फिक्स फेज डिफरेंस, देखो ध्यान से, जहां पर ये मैक्सिमम वहीं पर ये मैक्सिमम, तो यहां फेज डिफरेंस कितना है, जीरो है। ये भी तो फिक्स वैल्यू है। इधर देखिए, मान लें ये जब यहां पर आता ये यहां पर हो जाता मैक्सिमम, और हमेशा इतना ही पीछे रहता है इससे, तो हम कहेंगे दोनों के फेज में डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो विद क्या लिखा, फिक्स फेज डिफरेंस बिटवीन देम आर सेड टू बी कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस, भाई हमने कहा ना कि भाई दो वेव चल रही साथ साथ चलें। मान लिया दूसरी वेव 1 सेंटीमीटर बाद पीछे है, तो हमेशा 1 सेंटीमीटर पीछे ही रहे। ठीक है, तो उसको कहेंगे कोहेरेंट, अदरवाइज दे आर इनकोहेरेंट, अदरवाइज दे आर इनकोहेरेंट। अब कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं और जो प्रॉपर्टी वो शो करते हैं, वो उनका जो करेक्टर है वो कोहेरेंस होता है। तो नेक्स्ट देखिए कोहेरेंस, कोहेरेंस मतलब कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं, यानी एक तरीके से ये नाउन है और कोहेरेंस उनका एडजेक्टिव है जिस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो नेक्स्ट सब हेडिंग डालिए कोहेरेंस। अब या तो आप पैराग्राफ चेंज करके लिखते जाइए, हेडिंग डालने से मालूम हो जाएगा इस पैराग्राफ में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो लिखिएगा 2 are more light rays, 2 are more light rays which have constant phase difference, which have constant phase difference with respect to time between them, then they are said to be coherence light rays. They are said to be coherence light rays, coherent light rays, coherent light rays, coherent light rays, and this property is called coherence, and this property is called अब देखिए
आपको याद होगा कि हमने जब इंटरफेरेंस दिया था तो हमने कहा था कि भाई दो लाइट्स वेव्स होनी चाहिए जो सेम फ्रीक्वेंसी की हों। फिर बताया गया कि दो डिफरेंट लाइट जो सोर्सेज होते हैं उनसे डिटो सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट निकलेगी ज़रूरी नहीं है। तो आपको याद होगा कि यहाँ पर एक सोर्स हमने लिया था और यहाँ उसको दो भागों में ब्रेक किया गया था, याद है ना। यहाँ से लाइट यहाँ पहुँची थी, यहाँ पहुँची थी, यहाँ से जाके ये स्क्रीन पे यहाँ जाके गिरी थी, ठीक है। तो कह रहे हैं ये बताइए कि आपने कहा दो लाइट सोर्सेज कोहेरेंस हो सकती हैं, क्या सिंगल लाइट सोर्स कोहेरेंस हो सकती है? सिंगल लाइट सोर्स, तो ये माना गया कि अगर सिंगल लाइट वेव है, साइनोसॉइडल लाइट वेव है, साइनोसॉइडल वेव ऐसे होती है, साइनोसॉइडल लाइट वेव ऐसे होती है। तो अगर सिंगल लाइट वेव है तो ये भी कोहेरेंट मानी जाती है, कोहेरेंट होती है। लेकिन ये कोहेरेंट जरूरी नहीं है कि वो पूरी वेव कोहेरेंट हो सकता है यहाँ से यहाँ तक कोहेरेंट हो, इसके बाद ब्रेक हो जाए। नहीं समझे? जैसे समझिएगा भाई, लाइट वेव ऐसे गई और फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, तो हमने देखा यहाँ तक एक जैसी दिख रही थी, कोहेरेंट है। यहाँ पर इसका नेचर चेंज हो गया, कुछ कम हो गई, यहाँ से यहाँ तक कोहेरेंट है, लेकिन इसके बीच में कोहेरेंस नहीं है। इतने में एक जैसी दिख रही थी, तो यानी कोई साइनोसॉइडल वेव कोहेरेंट मानी जाती है अगर सिंगल वेव है। लेकिन वो बीच बीच में एक जैसी दिखेगी, एक बीच बीच में नेचर अपना चेंज कर देगी। मतलब एक जैसी दिखे, कोहेरेंट का मतलब एक वेव में कोहेरेंट क्या होगा? एक जैसी दिखे। जैसे इसका ए 2 सेंटीमीटर है तो दो ही रहे, ठीक है। अब कहीं पता चला कि दो है और कहीं कम ज़्यादा हो गई, फिर ज़्यादा हो गई, तो हमने कहा यहाँ से यहाँ तक एक जैसी वेव है, यहाँ से यहाँ तक एक जैसी वेव है, यहाँ से यहाँ तक एक जैसी वेव है। तो हो सकता है कि पूरी की पूरी वेव कोहेरेंस हो, ऐसा होता नहीं है। कुछ दूरी तक कोहेरेंट रहेगी, कुछ दूरी तक इनकोहेरेंट रहेगी, ठीक है। तो अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अ वेव which appears to be a pure sine wave, a wave which appears to be a pure sine wave, साइन वेव समझ गया ना, साइन वेव ये होती है, इसको साइनोसॉइडल वेव कहा जाता है। appears to be a pure sine wave for an infinitely long period, बहुत समय तक ये लगातार बनती रहे, for an infinitely long period of time, for an infinitely long period of time और in an infinitely extended space, मतलब बहुत दूरी तक, बहुत समय तक, बहुत दूरी तक। infinitely extended space are said to be perfectly coherent, are said to be perfectly coherent waves, waves न कहिए, एक ही वेव है ना। क्या कहा गया? कहते हैं अगर एक साइन वेव है, साइन वेव है और लगातार बहुत दूरी तक साइन वेव चल रही है, बहुत समय तक चल रही है, तो इसको कोहेरेंट माना जाता है, ठीक है। लेकिन बाद में ये कहा गया कि कोई भी वेव लगातार कोहेरेंट नहीं हो सकती है, कुछ दूरी तक कोहेरेंट होगी, कुछ दूरी तक कोहेरेंट नहीं होगी। एक्चुअली रीज़न बता दें, लाइट वेव बनती कैसे, पहले ये समझ लीजिए, तब समझ में आपको आ जाएगा। देखो ध्यान से, हम जानते हैं कि लाइट, ये वेव निकलती कैसे, लाइट कैसे बनती है। ये लाइट बनने का रीज़न क्या है? वो सन में भी कुछ रिएक्शन हो रही होगी ना, लाइट एक एनर्जी है तो कुछ रिएक्शन हो रही होगी ना। तो देखिए हमने पढ़ा है कि भाई एक न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाया करते हैं। ये बोर्स मॉडल था, याद है ना। बोर का तो सिंगल इलेक्ट्रॉन मॉडल था, लेकिन ये चक्कर लगाया करते हैं। एक होता है एनर्जी लेवल, अब ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल है। इस एनर्जी लेवल में अगर वो चक्कर लगाएगा तो चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलीज नहीं होगी, फिक्स रहेगी वो एनर्जी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी आप दे दीजिए, यहाँ से कैसे दे दीजिए, इसको गर्म कर दीजिए, या एक बाहर से इलेक्ट्रॉन ले जाकर बड़ी तेज हीट कर दीजिए, इसको बहुत तेज टक्कर मार दीजिए, तो ये अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़ करके किसी अपर हायर स्टेट में पहुँच जाता है। इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रॉन बहुत कम समय तक रहता है, तकरीबन हमने जो पढ़ी है वैल्यू वो 10⁻⁸ सेकेंड तक रहता है, और उसके बाद फिर वापस लौट के आता है। अब वापस लौट के आने का तरीका ये है कि हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बिल्कुल अपनी स्टेट पे आ जाए। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा, हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा, तो एनर्जी कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, तो गई कहाँ एनर्जी,
भाई यहाँ ज़्यादा एनर्जी थी, लौट के आए कम एनर्जी है, तो गई कहाँ एनर्जी? वो वेव के फॉर्म में। तो हो सकता है ये वेव आपकी चली और इतनी चली, हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लौट के डायरेक्ट ना आके यहाँ आ जाए, तो एनर्जी ये वेव ऐसे चली, हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन लौट के यहीं पर आ जाए, तो एनर्जी ऐसे चली। तो ये कह रहे हैं कि ये साइनसॉइडल वेव ज़रूरी नहीं है कि पूरे दौरान वो कोहेरेंट रहे, वो कहीं पर कोहेरेंट हो सकती है, कहीं पर कोहेरेंट नहीं हो सकती। एक छोटे से पार्ट में कोहेरेंट तो होगी, छोटे से पार्ट में एक जैसी वेव होगी, ठीक है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इस पे, नो एक्चुअल लाइट सोर्स इज कोहेरेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। No actual light source is coherent for a long time. Light source which are pure sine waves only for a limited period of time, or limited space is partially coherent waves. लॉजिक समझ में आ गया कि भाई ये लाइट तो निकल रही है, एक ही इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेट में आ रहा है, तो कभी ज़्यादा यहाँ तक एक जैसी हो गई, कभी हो सकता है इसके आगे ऐसे हो जाए, उसके आगे का और यहाँ तक चले, तो थोड़ी समय तक और थोड़ी दूर तक वो कोहेरेंट रहता है, लेकिन पूरी लाइट वेव कोहेरेंट होगी जरूरी नहीं है, ठीक है। ठीक, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, देयर आर 2 क्राइटेरिया फॉर कोहेरेंस। कोहेरेंस की 2 क्राइटेरिया हैं। नंबर 1 क्राइटेरिया लिखिए, 1 क्राइटेरिया ऑफ टाइम, 1 है क्राइटेरिया ऑफ टाइम, और नंबर 2 है क्राइटेरिया ऑफ स्पेस। क्राइटेरिया ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से कोहेरेंट देखोगे, और दूसरा है क्राइटेरिया ऑफ स्पेस, स्पेस के हिसाब से कोहेरेंट देखोगे। जब क्राइटेरिया ऑफ टाइम देखते हैं तो उसी को हम कहते हैं टेम्पोरल कोहेरेंस। अब ये वर्ड आया, जब हम टाइम के हिसाब से क्राइटेरिया देखते हैं उसका, तो उसको कहते हैं टेम्पोरल या लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। और जब स्पेस के हिसाब से कहते हैं, इसको स्पेशियल कहा जाता है। कुछ लोग इसको स्पेटियल पढ़ते हैं, ये स्पेशल स्पेलिंग बोल रही है इंग्लिश वाले कि इसको स्पेशियल कहते हैं, कुछ लोग स्पेटियल पढ़ते हैं, इसलिए तुमको पढ़ना थोड़ी लिखना है, लेकिन पढ़ना है। स्पेशियल या लेटरल या ट्रांसवर्स कोहेरेंस कहते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 लिखिए टेम्पोरल कोहेरेंस, नंबर 1 लिखिए टेम्पोरल कोहेरेंस। नीचे लिखिए टेम्पोरल कोहेरेंस, टेम्पोरल, टेम्पो वाला नहीं है ये, और टी से टेम्पो और टी से टाइम, यानी टाइम के हिसाब से कोहेरेंस देखा जाता है, ठीक है। टेम्पोरल कोहेरेंस डिस्क्राइब द कोरिलेशन बिटवीन waves observed at different moment of time, waves observed at different moment of time। मतलब ये अलग अलग टाइम पे देखा जाता है कोहेरेंस। जैसे हमने क्या कहा कि एक वेव ऐसे चली, तो हमने देखा यहां से लेकर के यहां तक एक जैसी वेव दिख रही है, हमने कहा इस टाइम में ये कोहेरेंस है। तो हमने कहा ये किस प्रकार कोहेरेंस है, टाइम के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो हमने कहा ये टेम्पोरल कोहेरेंस है। यहां से लेकर के इस टाइम तक एक जैसी वेव दिख रही है, तो हमने कहा इस टाइम में ये कोहेरेंट है। यहाँ से इसका अलग है, यहाँ कोहेरेंट है, तो हमने टाइम देखा तो इसको हमने टेम्पोरल कहा। यहाँ से लेकर के वेव एक जैसी यहाँ दिख रही है, हमने कहा ये टाइम के हिसाब से इतनी दूरी में ये एक जैसी दिख रही है, यानी कोहेरेंट है। तो जहाँ पर टाइम के हिसाब से देखते हैं उसको हम टेम्पोरल कोहेरेंस कहते हैं, ठीक है। नीचे लिखिए टेम्पोरल कोहेरेंस इज आल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस।
टेम्पोरल कोहेरेंस को लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस भी कहते हैं। अब जरा समझने की कोशिश करो, बोले कितना समझने की कोशिश करें, हम जरा एक बाउंड्री बना देते हैं, समझ में शायद ज़्यादा आ जाए। देखो ये वेव एक जैसी है, ठीक है, ये वेव थोड़ा अलग टाइप की है, ये वेव थोड़ा अलग टाइप की है ना। तो यहां से लेकर के यहां तक की वेव एक जैसी दिख रही है, तो इसको कहते हैं कोहेरेंस टाइम। इसको टाउ से लिखते हैं, इसको क्या कहते हैं, कोहेरेंस टाइम। जितने टाइम तक वो एक जैसी लगे। अब यहां मजबूरी है कि दो वेव तो है नहीं, एक ही वेव है, तो एक जैसी वेव तो कोहेरेंस वेव, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक, यहां से इसके आगे हम बढ़े, यहां से लेकर के वेव यहां तक एक जैसी है, तो हमने ये टाइम निकाला, ये टाउ टू मान लेते हैं, ये इसका कोहेरेंस टाइम है। तो एक आता है कोहेरेंस टाइम, तो एक सब हेडिंग डालो कोहेरेंस टाइम। कोहेरेंस टाइम मतलब वो समय जिस समय तक कोई वेव कोहेरेंट रहे। तो लिखिए द एवरेज टाइम इंटरवल, द एवरेज टाइम इंटरवल फॉर विच द फील्ड रिमेन्स साइनोसॉइडल, जब तक वो साइनोसॉइडल रहे, फील्ड रिमेन्स साइनोसॉइडल, is known as coherence time, is known as coherence time of the light beam, of the light beam, denoted by tau, denoted by tau। टाउ टाउ टाउ। अब देखो यहां से लेकर के यहां तक कोहेरेंस रहा, कितनी दूरी तक रहा, तो डिस्टेंस बराबर क्या मामला होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम कोहेरेंस हो गई, स्पीड सी हो गई, तो ये डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना। तो आप डिस्टेंस लिख दो, एस को क्या डिस्टेंस नहीं लिख सकते हैं। तो यानी कि जब तक कोहेरेंस रहे उतनी दूरी को हम कहते हैं कोहेरेंस डिस्टेंस या कोहेरेंस लेंथ। तो नेक्स्ट लिखिए कोहेरेंस लेंथ, कोहेरेंस लेंथ। कोहेरेंस लेंथ का फॉर्मूला होता है L बराबर टाउ इंटू सी, मतलब कोहेरेंस टाइम इंटू स्पीड। ये है कोहेरेंस टाइम, तो ऊपर लिख ही दिया आपने, ये कोहेरेंस लेंथ होती है। इसके बारे में माइकलसन इंटरफेरोमीटर पढ़ाया जाएगा आपको, वहां पर प्रैक्टिकली इसको समझाया गया है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका टेम्पोरल कोहेरेंस। नेक्स्ट डालिए स्पेशियल कोहेरेंस, स्पेशियल कोहेरेंस, स्पेशियल SPATIAL। आपको लोग कुछ लोग स्पेटियल पढ़ते हैं, कुछ लोग कुछ और पढ़ते हैं, अब जो भी है स्पेशियल कोहेरेंस। अब स्पेशियल कोहेरेंस का पहले लॉजिक समझ लीजिएगा, फिर समझाने की कोशिश करें हम। देखो ध्यान से, अब इसको आप थोड़ा 3D में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कैसे समझाएं, हिंदी में ना, अपने हिसाब समझाओ, जैसे समझाएं, हिंदी में ना समझाए, ये तो हिंदी बोल रहे हैं ना, इन्हें बोलने में समझाओ ना हिंदी में, नहीं वर्ड है कि हिंदी तो नहीं यूज़ कर रहे हैं ना, वो तो हिंदी। देखिए ये वेव चल रही हैं, कोहेरेंट वेव्स हैं, ऐसे कोहेरेंट वेव्स बहुत सारी वेव्स चल रही हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है इस सोर्स से इधर भी वेव जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, ठीक है। बहुत सारी वेव चल रही हैं एक साथ, सब वेव ऊपर गई, सब वेव नीचे आई, हम स्पेस देख रहे हैं कि कितनी दूर तक ऊपर गई, कब नीचे वो आई, ठीक है। तो वेव के चलने के परपेंडिकुलर अगर हम कोई लें, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसकी कोहेरेंस को देखें, तो उसको भी स्पेशियल कहते हैं। वेव के चलने के परपेंडिकुलर कोहेरेंस देखा जा रहा है, तो उसको हम स्पेशियल कहते हैं। टाइम के हिसाब से नहीं, स्पेस में हम देख रहे हैं कि देखो देखो सब, हाँ देखो तो ऊपर आ रही लहर, और देखो तो नीचे जा रही, नीचे जा रही है, घड़ी नहीं देख रहे हैं। हमने समुद्र में देखा लहर सब ऊपर आ रही, ऊपर आ रही, ऊपर आ रही है, सब नीचे जा रही, नीचे जा रही, नीचे जा रही है। तो ये जो कोहेरेंस होता है इसको हम स्पेशियल कोहेरेंस कहते हैं। तो लिखो कहानी, स्पेशियल कोहेरेंस रिफर्स, स्पेशियल कोहेरेंस रिफर्स
continuity and uniformity of a wave in the wave in the direction perpendicular to the propagation. और करके दूसरी डेफिनेशन लिख दीजिएगा, बीच में बड़ा सा और लिख दीजिएगा, नीचे लिखिएगा इफ द फेज डिफरेंस फॉर एनी टू फिक्स्ड पॉइंट्स in a plane normal to the wave propagation does not vary with time, then the waves is said to be exhibit spatial coherence or lateral coherence or transverse coherence. Spatial coherence or lateral coherence or ट्रांसवर्स कोहेरेंस. वेव के चलने के परपेंडिकुलर, इधर देखिएगा ध्यान से, वेव ऐसे चल रही है, वेव की डायरेक्शन ही चलने की है. एक रस्सी आप लीजिए और रस्सी को ऐसे बांध दीजिए, ये कार्नर पे, रस्सी इज अ हिंदी वर्ड, उतना तो हिंदी आ जाएगी, या रोप लीजिए और इसको पकड़िए और ऐसे इसको ऐसे करिए, तो वेव तो यहाँ से लेकर के दीवार तरफ जा रही है, ये वेव के चलने की डायरेक्शन है, लेकिन रस्सी के पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, ये नॉर्मल है. ठीक है, हमने क्या कहा, वेव के चलने के नॉर्मल. अब ज़रा समझिएगा, हमने एक रोप ही बांध देते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने रोप बांध दी, ठीक, और हमने इस रोप को पकड़ा और ऐसे इसको हिला दिया, तो ये वेव ऐसे चलेगी. ठीक है, तो ये है प्रोपगेशन ऑफ वेव की चलने की डायरेक्शन, यह है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. क्या ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, और ये परपेंडिकुलर है. अब परपेंडिकुलर में हमने एक पॉइंट ये देखा और एक पॉइंट ये देखा. हमने देखा हर बार ये वेव जब चलती है तो ये यहां पर रहता है, ये यहां पर रहता है, पीछे से और एक वेव आ रही है और एक वेव आ रही है बार बार, या यही वेव बार बार चल रही है, तो ये दोनों कैसे होंगे, ये कोहेरेंस में होंगे डिस्टेंस के हिसाब से, तो उसी को नाम दिया गया स्पेशियल कोहेरेंस या लेटरल कोहेरेंस या ट्रांसवर्स कोहेरेंस. तो ये कोहेरेंस है. ठीक है, इंटर में केवल इतना था कोहेरेंस क्या होता है. अब यहाँ पर थोड़ा सा उसके दो नाम दे दिए गए. ठीक है, सो कर लीजिएगा.